हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर के साथ. एज वी ऑल नो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी फंड्स को रेज करने के लिए देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. पहले दो चैप्टर्स में हमने इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स की बात की कि कंपनी जो मेन सोर्सेज यूज़ करती है उसमें शेयर्स के बाद अगर हम सेकंड नाम लें तो वो डिबेंचर्स की बात आती है. शेयर्स किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की ओन्ड कैपिटल है. इसी तरह से डिबेंचर्स उस जॉइंट स्टॉक कंपनी की बोरोड कैपिटल है. बाय बोरोड कैपिटल वी मीन टू से कि मार्केट में डिबेंचर्स इशू करने के थ्रू जो फंड्स रेज किए जाएंगे उसे हम बोरोड कैपिटल कहेंगे. एंड डिबेंचर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फंड्स रेज करने का कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को अपने फाइनेंस के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे सरप्लस फंड्स की ज़रूरत रहेगी. तो डिबेंचर भी एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के आम पब्लिक से लिए गए डेट्स की एक्नॉलेजमेंट होगा. And this is such a document which will give common seal of the company and it will acknowledge the debt of general public, जिसमें debentures issue करने के थ्रू आप मार्केट से बहुत सारा पैसा as debts ले सकते हैं. It is important source of raising funds. इसके थ्रू बहुत सारी मनी रेज की जा सकती है. And it is a form of long term borrowings. कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेती है टू रेज मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक और अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. अगर हम डिबेंचर की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of company or not. अब यहाँ जिस चार्ज की बात की जा रही है, इट मीन्स वी वांट टू से कि डिबेंचर्स कई तरह के हो सकते हैं. कुछ डिबेंचर्स ऐसे होंगे जिनके लिए कंपनी की एसेट सिक्योर्ड होंगी और कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए कंपनी की एसेट सिक्योर्ड नहीं होंगी. तो डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट एक चार्ज भी क्रिएट कर सकता है. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की. तो सबसे पहली बात, इट इज सच अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेज द डेट्स ऑफ द कंपनी. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के डेट्स को एक्नॉलेज करता है, एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है. देन सेकेंड इज इट ऑलवेज कैरीज इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट. शेयर होल्डर्स के केस में शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स इन द कंपनी and in case of profit only they can claim some amount as return to their investment, but that is not the case in case of debentures. ये हमारी borrowed capital है और debentures के ऊपर whether company is earning profits or not, it is not the botheration of debenture holder. debenture holder को उसके invested amount के ऊपर एक fixed rate के ऊपर interest ज़रूर मिलेगा. सो डिबेंचर का इम्पॉर्टेंट फीचर है ये दैट इट कैरीज इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट एंड कंपनी विल बी अंडर कंपल्शन टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वेदर इट्स अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट. Another point to be discussed is secured by charge on fixed assets of the company. जो कंपनी की संपत्तियां होंगी, जैसे हमने कहा कि इंटरेस्ट की पेमेंट करना इम्पॉर्टेंट है. सो इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू पे, देन the fixed assets of the company, it will be a charge against fixed assets of the company. As in the case of shareholders को investment के बदले में voting rights मिलते हैं, but यहाँ debenture holder जो debentures के बदले में company को पैसा देता है, debenture holders are not having, they do not enjoy any voting rights. Then the companies have no restriction on buying of own debentures. कंपनी लॉ ने परमिट किया है कंपनीज को दैट इन केस मार्केट कंडीशंस आर सुटेबल टू द कंपनी दे कैन बाय देयर ओन डिबेंचर्स. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन.
Then there is no restriction on issue of debentures at discount. Generally जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट पे इशू करती है, वो ऐसा इस केस में किया जाता है when the company's goodwill is not very good and still company is interested to raise some funds from the general public. तो ऐसे केस में कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने डिबेंचर्स को, अपने बॉन्ड्स को उनकी फेस वैल्यू से कम अमाउंट पर इशू करती है, और ऐसा करने के लिए कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड. डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें डिबेंचर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड होंगे ताकि किसी तरह का कोई केओस आफ्टरवर्ड्स ना हो. In the last we can say it's a long term debt. How it's a debt? It is a borrowed capital, it is debt for the company, और बड़े लंबे समय तक हमें एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यह पैसा मिल जाता है, और जब भी कंपनी को लगे कि अब उसे इस फर्दर मनी की ज़रूरत नहीं है तो वो चाहें तो अगर उनके आर्टिकल्स परमिट करें तो इन डिबेंचर्स को एक समय के बाद रिडीम किया जा सकता है. हम इन डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के बारे में आगे भी बात करेंगे कमिंग अगली स्लाइड्स में. तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. Next is types of debentures. So in types of debentures we are going to discuss different categories. कितनी अलग अलग तरह के debentures होंगे, जिसमें सबसे पहले आ रहे हैं हमारे पास simple और unsecured debentures. तो सिंपल या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है ऐसे ऋण पत्र. हिंदी में डिबेंचर्स को हम ऋण पत्र कहते हैं. जैसे हमने कहा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डेट्स को एक्नॉलेज करता है, तो एक ऐसा पत्र, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज़ जो कंपनी के ऋणों को एक्नॉलेज करेगा, उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं. तो सिंपल या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मीन ऐसे डिबेंचर्स जिसके लिए कंपनी की एसेट्स सिक्योर्ड नहीं हैं. होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सेकेंड कैटेगरी इसी में आ जाती है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और ये दोनों कैटेगरीज हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, दैट हाउ मच द पार्टी हु हैज़ इन्वेस्टेड फंड्स इन डिबेंचर्स इज सिक्योर्ड. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट कैटेगरी हमने की अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की, एंड सेकेंड वन इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स. These are the debentures that are secured against the particular assets of the company. और अगर कंपनी इन डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे करने में कैपेबल नहीं होगी, then debenture holders can realize their dues from the assets mortgaged with them. So ये डिबेंचर होल्डर्स अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स के कंपैरेटिवली सेफर होंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, उनके पैसे डूबने का कोई डर नहीं होगा. नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से. कितनी टर्म के लिए डिबेंचर होल्डर्स हमारे साथ रहेंगे. तो इस कैटेगरी के अंदर हम दो कैटेगरीज में फर्दर डिवीजन करते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स. तो चलिए पहले बात करते हैं रिडीमेबल. इफ वी डिवाइड दिस टर्म इनटू टू, देन इट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स मीन द डिबेंचर्स which are able to be redeemed during the lifetime of the company. ऐसे डिबेंचर्स जिनका कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान रिडेम्पशन किया जा सकता है, और ऐसा करने की शर्तें डिबेंचर्स इशू करने के समय ही अनाउंस कर दी जाएंगी. तो ऐसे डिबेंचर्स को हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स. Then are irredeemable debentures. Irredeemable debentures mean ऐसे debentures which are not to be repaid during the lifetime of the company. कंपनी के जीवन काल में इनका पैसा वापस नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट कैटेगरी मोड पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर लेते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. वी आर डिस्कसिंग ऑल द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इनटू पेयर्स. दो दो के पेयर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो अभी हम थर्ड पेयर की बात करने जा रहे हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच कैन लेटर ऑन बी कन्वर्टेड इनटू either new debentures or shares. In any form of security they can be converted. Now the question arises, why debenture holder will be interested to convert its debentures into shares? As we all know that in case of investment in shares, we can have
more dividends, more return on capital. If the company is having more profits, then the shareholders get more money. But in case of debentures, they get only fixed rate of amount in form of interest. So if the company is earning good profits, so at the option of debenture holder, if it is convertible later on, debenture holders gives the option, whenever company opens this option, it can be converted into shares. Next is non-convertible debentures, which can never be converted into any other form of security. Then are registered debentures and bearer debentures. So let us discuss registered debentures. These are the debentures in which details of debenture holders are registered in the register of companies. ऐसे debenture holders जिनका record company के register में रहेगा, और these debentures cannot be transferred from one debenture holder to another without informing the company. Registered debenture holders का क्योंकि नाम entered है register of debentures में, तो इस केस में अगर हम अपने debentures किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो debenture holder को कंपनी को information देनी होगी, कंपनी को नोटिस देना होगा, उसके बाद ही ऐसा किया जाता है, और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट उसी पर्सन को दिया जाएगा जिसका नाम रजिस्टर्ड है. अनदर फॉर्म इज बियरर डिबेंचर. बियरर डिबेंचर्स मीन जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन, किसी तरह का कोई इनकी एंट्री कंपनी के पास नहीं होगी, एंड company does not keep any record of these debenture holders, and interest will be paid to the person who carries debentures on the date of payment of interest, as interest is paid on these debentures at times twice a year. तो जिसके भी पास debentures होंगे interest payment के दिन, उन्हीं को debentures की payment कर दी जाएगी. This was all about types of debentures. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने topic को. That is, what are the differences, major differences between shares and debentures? तो क्या क्या अंतर हैं इन दोनों के बीच में? तो सबसे पहले नेचर ऑफ सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं. नेचर ऑफ सिक्योरिटी मीन्स डिबेंचर्स आर द बोरोड फंड्स, वेयर एज शेयर्स आर द ओन कैपिटल, दे आर पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल. इफ वी टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ होल्डर्स, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, and about shareholders, they are the owners of the company. तो कंपनी में मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो ओनर्स कहलाएंगे शेयरहोल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे. देन रिटर्न ऑफ होल्डर्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिटर्न. So if we talk about debenture holders, a debenture holders gets interest even if there are losses. तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बट इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी. एंड प्रॉफिट्स तभी मिलेंगे, प्रॉफिट्स में से हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में, इफ कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स. सो इट्स नॉट बर्डन ऑन द कंपनी टू पे interest or dividend to the shareholders if it is not earning sufficient profits. But in case of debenture holder, return will definitely be given to the debenture holder. Then is repayment of security. Debentures are redeemed on due date. At the time of winding up, debenture holders are repaid after the payment to shareholders is made. तो जो डिबेंचर्स हैं इनकी रीपेमेंट होगी वाइंडिंग अप के टाइम या समय रहते अगर रिडेम्पशन की जा रही है. शेयर होल्डर्स के केस में शेयर होल्डर्स की मनी रिटर्न नहीं की जाती लाइफ टाइम में, ओनली इन केस ऑफ रिडेम्पशन इट कैन बी डन. और वाइंडिंग अप के टाइम के ऊपर भी सारी पार्टीज को पे करने के बाद, आफ्टर पेइंग ऑल द पार्टीज, इफ देयर इज बैलेंस ओनली देन दिस बैलेंस विल बी रिटर्न टू शेयर होल्डर्स. अदरवाइज देयर मे बी द पॉसिबिलिटी एंड दैट फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स. Then is charge on assets. We have already discussed that in case of debenture holders will have charge on the assets of the company, but that is not the case in case of shareholders. Then is voting rights. So we have already discussed that debenture holders are not having any voting rights, so they cannot participate in decision making of the company. But shareholders, being the owners, they enjoy the voting rights and they can very well participate in the affairs of the company.
Then is convertibility. So debentures can be converted into equity shares, but shares can never be convertible. So ये थे हमारे differences between shares and debentures के points. कुछ similarities भी हैं दोनों में. As procedure to issue is same for both. चाहे हम शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं या हम डिबेंचर्स को इशू करने जा रहे हैं, दोनों के केस में जर्नल एंट्रीज भी इवन सेम होंगी. सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है. सिर्फ शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे और डिबेंचर्स के केस में परसेंटेज सिक्योरिटीज़ अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र्स किए जाएंगे. देन बोथ आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल. तो दोनों ही इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, दोनों ही इस तरह के हैं. दोनों में ये भी सिमिलैरिटी है. देन रजिस्टर ऑफ होल्डर्स इज मेड फॉर बोथ. As in case of shareholders, there will be a register of shareholders. Same way, a register will be maintained for debenture holders too in case of registered. Then a certificate is issued for both. As acknowledgement, a certificate is issued too. Share certificates are also issued, and in case of debentures also, a document is issued. Then provisions relating to transmission and nomination are almost same. So we can say there are some similarities, but mainly basic differences are there. That's why both these securities are considered separately. They are separate sources of finance. Now, before we move to another topic, I would mention here that whenever we are skipping some very simple topic, that whenever we have to issue debentures, whenever debentures will be issued, they can be issued at par or at premium or at discount, and the journal transactions, journal entries are exactly the same as are done in case of in chapter of issue of shares. वही सेम एंट्रीज की जाती हैं. जैसे वहाँ हम अगर हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सो हियर वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउnt. There we write debenture share application account debit to share capital. So here we'll just write debenture application account debit to 10% or 5% or 7%, whatever the rate is, debentures account. That is only the difference. So we are moving to another topic, another very, very important topic from examination point of view, and that is issue of debentures for consideration other than cash. ऐसा ही सेम टॉपिक हमने शेयर्स के चैप्टर में भी किया था. तो अगेन यहाँ भी वही सेम टॉपिक आ रहा है. थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे. सिर्फ शेयर कैपिटल की बजाय हम डिबेंचर्स मेंशन करेंगे. सो लेट अस डिस्कस व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज. When debentures will be issued for consideration other than cash, mainly it is in case of purchase of assets from the vendor. If company is buying some assets from the vendor, आपने वेंडर से कोई assets खरीदी हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, कोई बिल्डिंग का पोर्शन खरीदा है, कुछ भी अगर आपने कोई assets बाय की हैं, तो उन assets के बदले में जो assets के बदले में जो पेमेंट्स की जाएंगी, कैश पेमेंट ना करके उस पार्टी को डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे इन कंसीडरेशन अदर देन कैश. सो फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री हम कर देंगे. एसेट आएगा कंपनी के पास तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, एंड व्हेन फुली पेड डिबेंचर्स विल बी इशूड इन प्लेस ऑफ कैश तो हम एंट्री कर देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. Here in the entry, in the same entry, I have mentioned discount as well as security premium. Here two entries are combined. अगर हम अपने वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, जितनी पेमेंट ड्यू बनती है उससे अगर हमने उसे ज़्यादा पेमेंट की है या कम पेमेंट की है, तो उसका रिजल्ट होगा कि इन सम केसेस देयर विल बी डिस्काउंट के ऊपर अगर हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाएगा. अगर प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. नाउ इसी के साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. इसी में ही इसको भी हम साथ में डिस्कस करके चलते हैं. जब भी कोई परचेजिंग कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और हम एज अ वेंडर
एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करती है, तो जब हम परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट करेंगे तो परचेज कंसीडरेशन जो भी हमने पे किया उसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी, एंड इफ़ वी आर पेइंग मोर it means extra payment. For example, you are taking over another company और उस कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख रुपए, आप उनको दे रहे हैं 54 lakhs. It means 4 lakhs surplus amount you are giving. तो ये 4 लाख रुपए की गुडविल क्रिएट हो जाएगी. बट अगर आप कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो नेट एसेट्स आपने ली 50 lakhs की और उनके बदले में आपने 46 lakhs की पेमेंट की, इसका मतलब 4 लाख रुपए आपने कम दिए, तो दिस 4 lakh विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिजर्व. एंड इट जनरली हैपन्स in case of questions. Now, we are going to discuss one illustration so that you should be able to understand the topic very well. हम बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रेफर करने जा रहे हैं. क्या है इलस्ट्रेशन? A Limited परचेज द बिल्डिंग फॉर ₹1,98,000 फ्रॉम B Limited. तो A Limited ने B Limited से 1,98,000 का बिल्डिंग बाय किया है. द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each. So instead of paying cash 1,98,000, you are issuing debentures of 100 each. और 3 केसेस में हमें एंट्रीज करने को कहा जा रहा है. डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, एंड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम. Before starting solution to such questions, another important thing to be considered is that whenever you have to calculate that how many number of debentures will be issued, तो इसमें एक ध्यान हमें रखना है कि हम जितना अमाउंट टू बी पेड है एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स का, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स फर्स्ट. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉट एवर अमाउंट वी हैव टू पे मीन्स अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन इंडिविजुअल डिबेंचर. I mean to say, if debentures are to be issued at par and it is of 100 rupees, it will be divided with 100. If it is at discount, 10% discount, it means 90 will be the value. And if debentures are issued at 10% premium, it means the value of debenture will be 110. So in any case, whenever you have to solve the question, you have to keep in mind कि आपको फॉर्मूला लगाना है value to be paid या amount to be paid divided by value of one security. तो चलिए शुरू करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 8. यहाँ हमें टोटल पेमेंट करना है 1,98,000 का. तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू B Limited. अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू B Limited में 1,98,000 आपने पोस्ट कर दिया. अब हम एक एक केस में एंट्रीज शुरू करते हैं. सबसे पहला केस व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. सो B Limited को आपने 1,98,000 पे करना है, तो हम बिल्कुल सिंपल एक एंट्री कर देंगे B Limited डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट विद द अमाउंट 1,98,000. इट वॉज नॉट difficult to calculate how much amount to be posted because it was simple. But calculations करनी कैसे चाहिए हमको? 1,98,000 divided by 100, it means 1980 debentures will be issued at the rate of 100. Now let us move to second topic. Debentures are issued at 10% discount. अगर हम अपने 100 रुपये वाले डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए. वैल्यू टू बी पेड इज 1,98,000. सो 1,98,000 विल बी डिवाइडेड विद वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर, एंड वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर विल बी 90 रुपीज़. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएगा. How we are calculating number of debentures? 1,98,000 divided by 90, and it comes to 2,200 debentures. Because debenture is of 90 rupees, so more number of debentures we are issuing to the party. So how we'll be posting the entry? B Limited debit.
Now, why we are calculating this number of debentures? So that we can post appropriate amount to the journal entry. तो B Limited account debit, discount on issue of debentures account debit to 13% debentures account. And I would suggest that सबसे पहले आपको 2,20,000 का अमाउंट डिबेंचर्स अकाउंट में मेंशन कर देना चाहिए. और ये कैसे आया? 2200 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100. अब इसमें से 10 रुपीज़ के हिसाब से 2200 इंटू 10 करके आप डिस्काउंट में डाल देंगे एंड 2200 इंटू 90 करते हुए आप बी लिमिटेड में डाल देंगे. आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस मूव टू थर्ड टॉपिक. When debentures are to be issued at 10% premium. When we are issuing debentures at premium, now lesser number of debentures will be issued. Why? Because one value of one debenture will be more in this case, because debentures are to be issued at premium, but ultimately we have to pay the same amount, 1,98,000. So how we'll make the calculations? 1,98,000 divided by 110. 100 plus 10, 110. So number of debentures यहाँ से हमें मिलेंगे 1800. Lesser number of debentures will be paid. और entry हम कर देंगे B Limited debit to 13% debentures account. 1800 को हमने multiply कर दिया 100 से to security premium reserve account 1800 into 10. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से अपनी एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश. और जब हम वेंडर से बाय कर रहे हैं कोई एसेट, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बिल्डिंग बाय की 1,98,000 की और इसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में कंपनी टेक ओवर करने की बारी आएगी एंड नाउ वी आर रेफरिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 11 फ्रॉम योर बुक्स. तो इस इलस्ट्रेशन की स्टेटमेंट देखेंगे मेरे साथ. X Limited purchased sundry assets valued at rupees 84 lakhs. Current liabilities valued at 4,80,000. तो हम assets और liabilities का difference निकाल के net assets जान लेंगे कितने होंगे. और कैसे निकलेंगे आपके net assets? 84 लाख की assets हैं, liabilities की value है 4,80,000. तो जो दोनों का difference आएगा that will be the amount of purchase consideration. That should be the amount of purchase consideration. Now we'll be comparing it with the amount paid to the company. And if we are paying more amount, then it will result into goodwill. And if we are paying lesser amount, it will result into capital reserve. हमने ये concept अभी थोड़ी देर पहले discuss की थी कि अगर हम company को take over करते हैं और अगर हम उनकी assets और liabilities की differences ज़्यादा पैसा देते हैं तो goodwill में जाएगा, और अगर हम कम amount पे करते हैं तो capital reserve में जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एंट्री. हमने सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर की तो हमने एंट्री कर दी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. जो क्वेश्चन में दिया अमाउंट था 84 lakhs का, हमने वो मेंशन कर दिया. टू करंट लायबिलिटीज 4,80,000. अभी वेंडर की पेमेंट आपको क्वेश्चन में दी है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 80,41,000. सो जितना रिजल्टेंट अमाउंट बनता था हमने उससे ज़्यादा पैसे दिए हैं. हमारा रिजल्टेंट अमाउंट कैसे निकलता? 84 लाख माइनस 4,80,000. और जो रिजल्टेंट अमाउंट है वी आर पेइंग 1,21,000 मोर देन पेएबल अमाउंट. इट मीन्स दिस 1,21,000 विल बी पोस्टेड टू गुडविल अकाउंट डेबिट. तो हमारी एंट्री बन गई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू करंट लायबिलिटीज, टू वेंडर्स अकाउंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वेंडर को पेमेंट ड्यू कर दी. तो नेक्स्ट में इट इज़ एग्री टू डिस्चार्ज द परचेज प्राइस बाय इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो जो हमने टोटल अमाउंट पे करना है 80,41,000 का, उस अमाउंट को भी हम 100 रुपये वाले डिबेंचर को 110 में इशू करके कर रहे हैं. तो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट और नंबर ऑफ डिबेंचर्स? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेगा? 80,41,000 डिवाइडेड बाय 110. और यहाँ से आपके पास नंबर निकल आएगा 7310.
और इतने डिबेंचर्स हमने इनको पे करने हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है, तो आप उसी से रिजल्टेंट अमाउंट निकाल लेंगे, डिबेंचर्स के अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्काउंट प्रीमियम के अमाउंट में 10 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके 7,31,000 डाल देंगे और 73,10,000 चला जाएगा हमारे डिबेंचर्स अकाउंट में। इसके साथ ही हमारा ये भी टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। We all are familiar with security. Security means when you are taking some loan from someone, you give something, some of your belonging to that person as security. That is security. But when we are issuing debentures as collateral security, it means in addition to main security, you are reserving the rights of your debenture holders. आप debentures भी उनको as collateral security दे रहे हैं। collateral को आप additional security भी कह सकते हैं, संपार्श्विक सिक्योरिटी से कहा जाता है। तो चलिए कब दी जाएगी ये? A company may obtain a loan from the bank, specialized financial institution or other lenders. As a security against such loan, the company may issue its own debentures. और ये कब दिए जाएंगे? इन एडिशन टू द मेन सिक्योरिटी। एंड इफ वी थिंक और इफ द बैंक इज ऑफ द व्यू दैट योर मेन सिक्योरिटी कैन नॉट फेच more amount from the market, then in such cases banks instruct the company to issue debentures as collateral security against loan taken by the company. तो इस केस को हम कह देंगे issue of debentures as collateral security. अब इस केस में एक केस ऐसा है जिसमें हम डिबेंचर्स को पोस्ट करने की कोई एंट्री नहीं डालते, और इस केस में हम सिंपल एक एंट्री बैंक लोन लेने की एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बट इफ वी आर पासिंग एंट्री, देन वील बी पासिंग एंट्री एज डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम डिबेंचर्स के अमाउंट को सस्पेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ इन सच केस, जो फर्स्ट केस में हमने एंट्री सिर्फ लोन की एंट्री की है, सेकंड केस में हमने सस्पेंस की एंट्री की है, एंड दिस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट while debenture account appear in the liability side of the balance sheet. तो दोनों साइड्स के ऊपर बैलेंस को दिखा के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. Now we'll be solving one illustration so that you should be able to understand how this will be applicable in case of illustrations. So let us move to illustration number 12. X Limited secured a loan of rupees 1 lakh from ICICI Bank on mortgage. तो 1 लाख रुपए का लोन लिया है X Limited ने of its land and building. It also issued, मॉर्गेज की है हमने लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेन सिक्योरिटी है, और इसके साथ साथ हमने एक कोलेट्रल सिक्योरिटी भी दी है. इट ऑल्सो इशूड 1500 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. इसका मतलब 1 लाख के लोन के बदले में आपने 1,50,000 के डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी दी हैं. तो इसका ट्रीटमेंट बताइए. तो फर्स्ट मेथड, उस फर्स्ट मेथड में जिसमें हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी, सिंपली बैंक लोन लेने की एंट्री पास की जाएगी. तो उस केस में हम बैलेंस शीट में किस तरह से डिपिक्ट करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन शो कर दिया जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, और हम सिंपल एक एंट्री कर देंगे लोन फ्रॉम ICICI बैंक secured against land and building and by the issue of 1500 debentures of 100 each as collateral security. That's all. कोई जर्नल एंट्री हमने नहीं की, सिर्फ बैलेंस शीट में हमने ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया that this is against collateral security of debentures. Now we are moving to the second method. In second method हम बैलेंस शीट में भी दोनों साइड पे दिखाएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, और हमने एंट्री भी पास कर दी बैंक लोन के साथ साथ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. और देखिए हम बैलेंस शीट में कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
और उसमें हमने मेंशन कर दिया 1500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, 1,50,000 दिखा दिया, लोन दिखा दिया 1,00,000 रुपए का, और एसेट साइड पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिखा दिया. तो दिस 1,50,000 विल बी न्यूट्रलाइज्ड विद द बैलेंस शोन इन एसेट साइड 1,50,000. तो जो नेट पेमेंट हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही रह गई 1,00,000 रुपए की बैलेंस शीट में, बट डिपिक्ट करने का मेथड चेंज हो गया. इसके साथ ही हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो डिबेंचर्स में हमें करना है, दैट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एक्सपेंस, कंपनी के लिए खर्चा है, क्योंकि डिबेंचर्स के थ्रू आपके पास अमाउंट आया, और डिबेंचर्स के थ्रू जो अमाउंट आपके पास आया उस अमाउंट के अगेंस्ट आप कंपनी के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर देते हैं, एक एक्सपेंडिचर क्रिएट कर देते हैं. एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेएबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स. कंपनी को प्रॉफिट्स हों या ना हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ज़रूर दिया जाएगा. कंपनीज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कंपनी को TDS भी काटना है वेयर एवर एप्लीकेबल बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा? जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. इसका मतलब जितना भी टोटल अमाउंट आपका पेएबल है उसमें से TDS आप डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर दी जाएगी. नेक्स्ट एंट्री में हमने इंटरेस्ट पे किया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आया, और जो आपने TDS काटा था वो आप टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली पे कर देंगे. TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो आपने अथॉरिटीज़ को सीधा सीधा पे कर दिया. जो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स है, इट विल बी शोन ऑन डिबेंचर्स अलॉन्ग विद डिबेंचर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स, जबकि जो इंटरेस्ट एक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज. अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन में हमें कैसे इसका इफेक्ट लेना है. तो चलिए हम रेफर करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 14 को. A Limited issued 5,000 12% debentures of 100 each on 1st January 2014. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December each year. हमने ऑलरेडी भी मेंशन किया था कि ज़्यादातर डिबेंचर्स के ऊपर पेमेंट साल में 2 बार की जाती है, ट्वाइस अ ईयर इट इज़ पेड. तो इस क्वेश्चन में मेंशन भी है कि हम एक बार इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं 30 जून को और फिर दोबारा कर रहे हैं 31 दिसंबर को. और टोटल डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीज़ के हमारे डिबेंचर्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, समथिंग इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड हियर. जब भी आपको डिबेंचर्स के क्वेश्चन में यू हैव टू टेक केयर हाउ द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड टू यू, हाउ द फर्स्ट लाइन इज गिवन. अगर हमें डिबेंचर्स में बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह से दिया है ए लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स, इट मीन्स इम्प्लाइड है कि हमें डिबेंचर्स के इशू की एंट्री करनी है. एंड अगर दिया जाता है एक्स लिमिटेड हैज़ दिस मच आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब आपको इशू की एंट्री नहीं करनी. तो इस क्वेश्चन में एक्स ए लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स के बारे में कहा है, इट मीन्स वी हैव टू पास जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. अब जैसा चाहे वैसी एंट्री कर सकते हैं. तो अभी हमने डिबेंचर्स इशू करने की सिर्फ एंट्री की है. अब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा. इस क्वेश्चन में TDS के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम उसे इग्नोर करके चल रहे हैं. नेक्स्ट एंट्रीज हम कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट? As you are able to see that these debentures are 12% debentures, this 12% is rate of interest. So how you will be calculating? 5 lakh into 12 upon 100, it is for 6 months, so into 6 by 12. Again I am saying the calculation, 5 lakh into 12 upon 100 into 6 by 12. तो यहाँ से आपकी पेमेंट आ जाएगी 6 महीने की 30,000 रुपये. तो आप 30,000 पोस्ट कर देंगे यहाँ.
फिर इसी की पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर दी जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट अगर आप अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में दिया है द कंपनी पेड इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30 जून, इसलिए हमने 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू भी कर दिया एंड पे भी कर दिया, बट कुड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। कंपनी 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई, तो हम इंटरेस्ट के लिए कैसी एंट्री कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब टू डिबेंचर होल्डर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी नहीं पे कर पाई, तो हम कर देंगे टू इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 30,000 यहाँ पोस्ट कर दिया जाएगा। एंड because this total interest is an expenditure, so at the end of the year this expenditure should be posted to statement of profit and loss। तो लास्ट में हम एंट्री कर देंगे statement of profit and loss debit to debenture interest account, और टोटल 60,000 का एक्सपेंसेस, सारा का सारा एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके साथ ही हमारा ये भी टॉपिक ख़त्म होता है। इस लेक्चर में यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।